हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10 सिविक्स का पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर में क्या है, यहाँ पर देखो, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब इस चैप्टर से रिलेटेड, चूंकि एग्जाम हमारा नजदीक है, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो है ना, जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न बोले तो जितने भी 2 अंक स्तरीय प्रश्न है ना, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो भी कुछ थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय है, या लैंगिक विभेद से क्या समझते हैं। अब लैंगिक का मतलब होता है क्या, स्त्री और पुरुष के संबंधित, ठीक है। लिंग मतलब क्या होता है, महिला या पुरुष। और विभेद का मतलब क्या होता है, अंतर। यानी कि जब हम लैंगिक विभेद की बात करते हैं तो मेनली हम बात करते हैं कि जब महिलाओं और पुरुषों, लड़की या लड़का के बीच में जो अंतर किया जाता है लिंग के आधार पर, ठीक है, तो इसको हम लैंगिक विभेद बोलते हैं। अब लैंगिक विभेद में किस किस तरह का अंतर होता है देखने को मिलता है हमको, आम जीवन में देख पाते हैं हम कि लड़कियों का जो शिक्षा प्राप्त करने का स्तर होता है वो कम होता है लड़कों की तुलना में। यानी लड़कियां उतना शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती जितना लड़का कर पाता है। लैंगिक विभेद एक, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती है, लड़का जा पाता है, वही शिक्षा वाला बात आ गया। बड़े बड़े उच्च स्तरीय जितने भी जॉब होते हैं, वो जॉब जो है उसमें लड़कियों का प्रतिशतता कम होता है। यानी कि हमारी संसद में भी देखेंगे, विधायक और सांसद भी है, वो महिलाओं की संख्या वहां भी कम है। तो ये हमारे समाज में क्या क्या दिखाता है, ये हमारे समाज में लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। ऐसा है, लैंगिक विभेद समझ में आ गया। लैंगिक विभेद का मतलब होता है लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको लैंगिक विभेद कहते हैं। यानी कि महिला या पुरुष, लड़का या लड़की में जो भेदभाव होता है उसको हम लोग लैंगिक विभेद कहते हैं। बस। अब देखो, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, ज्यादा बड़ा करना नहीं है, क्योंकि अपने को क्या करना है, आंसर लिखना है। और वो भी 4 से 5 लाइन में, चूंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 से 5 लाइन में लिखना है। तो अगर ज्यादा बोल भी दिए ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्या लिखे क्या छोड़े। या 4-5 लाइन लिखो जो मेनली हम जो बोल रहे हैं। देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं। अब देखो, किसी भी देश में बात करेंगे ना तो एक से अधिक धर्म होते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर भारत की बात करें तो भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे कुछ लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि ईसाई धर्म को मानते हो। तो ये अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग एक ही देश में होते हैं। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है देश की एकता के लिए, जो एक एक अलग अलग धर्म के लोग हैं उनमें एकता बना रहे, ठीक है। तो हमारे संविधान में ऐसा है, लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर तो विविधताओं का देश है हमारा। अब ये हमारा सौभाग्य है, इतनी विविधता, इतनी अलग अलग जाति, इतने धर्म के लोग आपस में रहते हुए भी हम लोग भाईचारा के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ इक्का दुक्का मुद्दा ऐसा मिल जाता है हमको जहां पर धर्म के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है। अब जब धर्म के आधार पर भेदभाव देखने के लिए मिलता है, या धर्म के आधार पर, धर्म को आधार बनाकर कोई राजनीतिक फैसला लिया जाता है, तो वहां से जन्म होता है सांप्रदायिकता का। या कई बार राजनीतिक पार्टियां जो है वो धर्म को आधार बनाकर प्रचार प्रसार करती है, या धर्म को आधार बना के किसी प्रकार की नीति लाती है, तो एक धर्म को फायदा पहुंचाए, दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाए, या दूसरे धर्म के हित में ना हो। तो इस स्थिति में जो दूसरे धर्म का लोग है वो क्या होता है, दुखी हो जाता है, और वो आंदोलन करने के लिए या हिंसात्मक रूप भी अख्तियार कर लेता है। इसको हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। मतलब धर्म के आधार पर यदि विविधता उत्पन्न हो जाए, धर्म के आधार पर यदि अंतर उत्पन्न हो जाए, ऐसे कई कारक है जिसके कारण धार्मिक भेदभाव उत्पन्न हो जाए, और जितने भी कारक है वो धर्म के आधार पर भेदभाव उत्पन्न कर रहे हैं, वो सारे के सारे सांप्रदायिकता में होता है। तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का, ये तो सांप्रदायिकता हो गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है एक ऐसा राज्य जो सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करे, जो सभी धर्मों को समान अधिकार दे। हमारे देश भारत में बात करेंगे, चाहे किसी भी धर्म का लोग हो उसको समान अधिकार मिलता है। अगर हमको अधिकार है कि भारत के अंदर में कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अगर हिंदू धर्म को अधिकार है तो इस्लाम धर्म को भी अधिकार है, ईसाई धर्म को भी अधिकार है। यदि हिंदू धर्म का व्यक्ति अगर कहीं जाके कोई जॉब कर सकता है, अपनी कंपनियां लगा सकता है, तो इस्लाम धर्म के लोग भी लगा सकते हैं, या सिख धर्म के, ईसाई धर्म के लोग, जितने भी धर्म के लोग हैं सारे लोग कर सकते हैं। यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव भारत के अंदर में नहीं किया जाता, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सांप्रदायिकता क्या है।
अब ये सांप्रदायिकता वाला क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो देखेंगे सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है। कि जैसा कि हम बताए, हमारे देश भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई। तो ये सारे धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं। ऐसे तो बड़ा मिलजुल के बना रहता है, आपस में हमारा प्रेम बहुत ज्यादा बना रहता है। लेकिन कुछ कारक ऐसे होते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो दो धर्मों को लड़वाने का काम करता है। अब जब धर्म के नाम पर कोई भेदभाव हो जाए, धर्म के नाम पर कोई बंटवारा हो जाए, विभाजन हो जाए, तो उसको हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। अब ये सांप्रदायिकता क्यों होता है? लेक ऑफ एजुकेशन होता है, शिक्षा की कमी के कारण होता है। आपसी जो हमारा समझ है उसमें कमी आ जाता है। देखो, आपसी प्रेम बनाए रखने के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से बात करते रहे, तुम्हारी समस्या क्या है, हमारी समस्या क्या है, उसको मिला के चले। अगर ये नहीं होगा तो फिर धार्मिक क्या, हर तरफ भेदभाव उत्पन्न होगा, हर तरफ दंगे दंगे फसाद होंगे। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल बात कर लेते हैं, अ, हम बता दिए क्या है कारण, सांप्रदायिक दंगे। असंप्रदायिकता क्या है? धर्म के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके कारण जो दंगे होते हैं, उसके कारण जो बंटवारा होता है समाज में, उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता उत्पन्न होने का कारण में क्या बोल सकते हैं? कई बार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस प्रकार से प्रचार किया जाता है कि किसी एक धर्म के लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है, तो वो क्या करते हैं, आंदोलन के जरिए या फिर हिंसात्मक प्रदर्शन के जरिए भी अपना क्रोध, जो गुस्सा है, उसको जाहिर करने का प्रयास करते हैं। तो सांप्रदायिकता किसी भी देश के लिए, किसी भी संविधान के लिए या किसी भी लोग के लिए कहीं से भी ठीक नहीं। इसलिए हमें भाईचारा बनाकर समाज में रहना चाहिए। ठीक है। सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए क्या करेंगे? मतलब हमारे देश में पता है कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिकता सद्भाव के लिए क्या करेंगे? तो सांप्रदायिकता सद्भाव का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में जो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, बार बार बताए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। इन धर्मों के लोगों के बीच आपसी प्रेम, भाईचारा बना रहे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहली बात है कि अगर शिक्षा तुम्हारे अंदर है, अगर हम लोगों के अंदर शिक्षा आ जाए, समझने बूझने की ताकत आ जाए, तो सामने वाला क्या कह रहा है ना, उसके बात को अच्छी तरह से समझ में। जैसे कि जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, किसी एक धर्म को टारगेट करते हुए बहुत सारी बातें बोल देते हैं, बहुत कुछ करने की योजना बना देते हैं। तो अगर हमारे अंदर समझ है तो हम समझ पाएंगे ना, तो वो जो लीडर जो बोल रहा है ना, उसके हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टियां संविधान के दायरे से बाहर जाकर कोई काम करने वाला नहीं है, इतनी बात तुम समझ लो। तो अगर कोई राजनीतिक पार्टियां बड़ा बड़ा दावा कर रहा है किसी धर्म के विरुद्ध में जाकर के, तो उसके हाथ में नहीं है, संभव नहीं है। क्योंकि हमारा संविधान है, हर धर्म को, हर धार्मिक मामलों की देखरेख करने के लिए, हर धर्म की रक्षा के लिए, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान है। तो किसी के बस में नहीं है कि उस संविधान से आगे जाकर के कुछ भी वो कर पाए। ठीक है। तो सबसे सांप्रदायिक सद्भावना को बनाए रखने के लिए पहला मुद्दा तो है शिक्षा। शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा। फिर बात करना बहुत जरूरी है। क्या हम जो बात कर रहे हैं, इस्लाम धर्म के बीच, हिंदू धर्म के बीच, सिख धर्म के बीच, ईसाई धर्म के बीच, इन सारे लोगों के बीच में बातें होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बात होगा तो हम समझ पाते। ऐसे देख लो ना, हम लोगों में कहाँ लड़ाई है, सारे लोग अपना अपना काम करते हैं, सारे लोग लगे हुए हैं किस तरह से हमारा व्यवसाय चले, किस तरह से हमारा जॉब चले, कहाँ हमको जॉब मिले, किस तरह से। अब चूंकि एक दूसरे से अटैच है ना, अगर कोई अगर दुकान खुला हुआ है तो बोले भाई जो मुस्लिम को हम सामान नहीं देंगे, या फिर हिंदू को सामान नहीं देंगे, सिख को सामान नहीं देंगे, क्या उसका दुकान चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो जीवन चल रहा है ना, वो सभी लोगों से मिलकर के चल रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे अंदर आ जाता है, ये समझ हमारे अंदर आ जाता है, तो कहाँ से फिर धार्मिक भेदभाव रहेगा, कहाँ से फिर सांप्रदायिकता उत्पन्न होगा? तो ये समझने वाली बात है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है। अब 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं, और ये जो चैप्टर है ना, तो प्रश्न आ रहे हैं हमारे सामने में, सांप्रदायिक सद्भावना। ये एग्जाम के लिहाजे से तो तुमको 2 नंबर दे के जाएगा। अब इतना तुम अगर समझ गए हो तो जरूर लिख के आओगे, 2 नंबर मिल जाएगा।
इसके अलावे आम जीवन की बात करें ना, वहां भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह से हम अपने समाज में सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ा सकते हैं। हमारी डिमांड क्या है? क्या जरूरी है कि नफरत फैलाई जाए? ये जरूरी नहीं है कहीं से भी। ये सही नहीं है। क्यों नफरत फैलाए भाई? जो सामने वाला बंदा है वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। ठीक है, उसके शरीर में भी ब्लड है, हमारे शरीर में भी ब्लड है। तो फिर काहे का जाति के आधार पर हम भेदभाव करें या धर्म के आधार पर भेदभाव करने क्यों करें हम? ये सब समझने वाली बात। तो सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। फिर आपसी भाईचारा बना रहे, हमारा एक दूसरे से बात होता रहे। ठीक है, राज्य के द्वारा किसी एक धर्म का सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, सभी धर्मों को समानता का दर्जा मिलना चाहिए। ये सारा काम हम कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के द्वारा किसी एक धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अगर कहीं हो रहा है, अगर हम समझदार व्यक्ति है, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, एक धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाया जा रहा है, तो हम अगर समझाने वाले व्यक्ति है तो हमको समझाना चाहिए। ठीक है, बीच में आना चाहिए, मेडिएटर बनना चाहिए। तो यही सांप्रदायिक सद्भावना के लिए ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, सामाजिक विभाजन क्या है, ये हमारा प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन क्या है। तो अगर हम बात करें सामाजिक विभाजन के बारे में, तो सामाजिक विभाजन का मतलब है सामाजिक बंटवारा। हम अपने समाज की बात करें, अपने देश की बात करें, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं, हमारे देश और समाज में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, गरीब और अमीर, सारे वर्गों के लोग रहते हैं। अब इतने सारे वर्गों के लोग यदि हमारे देश में हैं, तो निश्चित तौर पर क्या होगा? असमानता तो होगा, अंतर तो होगा। तो अंतर है, समझो, अंतर का मतलब है कि लोगों का जाति अलग है, धर्म अलग है, समुदाय अलग है, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है। ठीक है, लेकिन विभाजन का मतलब क्या है? विभाजन का मतलब है किसी एक खास वर्ग का समाज से कट जाना। अब इतने अंतर के बाद, जाति, धर्म, भाषा, समुदाय, अमीरी, गरीबी, इतने अंतर के बाद भी है ना, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी अमीर वर्ग हो गया, गरीब वर्ग हो गया, सभी भाषा बोलने वाले लोग जो है ना, आपस में मिल के रहते हैं। सबको एक दूसरे से जरूरत पड़ता है। लेकिन मुद्दा कब निकल के आता है? सामाजिक विभाजन कब उत्पन्न हो जाता है? जब किसी एक जाति, एक समुदाय, एक धर्म, एक भाषा वाले लोगों के अधिकार को हम छीनने का प्रयास करेंगे, उनको सताने का प्रयास करेंगे, उनके हक के लिए हम बात नहीं करेंगे, कोई नाइंसाफी उनके साथ कर जाते हैं, तो उस समय वो जाति, धर्म, भाषा, समुदाय के लोग एक साथ आ जाएंगे और फिर वहां से उत्पन्न हो जाएगा सामाजिक विभाजन। समझ लो, फिर वहां से सामाजिक विभाजन उत्पन्न हो जाएगा। और सामाजिक विभाजन जब उत्पन्न होता है तो देश टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ये बात समझो। तो कोई भी देश है, सफल देश वही है जो अपने देश में जो जिस भी समुदाय, धर्म, जाति, भाषा बोलने वाले लोग हैं, सबों को मिलाकर के अगर चल रहा है और सही तरीके से चल रहा है, सबको अपना अधिकार मिल रहा है, तो वो सफल देश कहलाता है। क्योंकि हमारे भारत देश में है, कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने का तरीका भी है। ठीक है, तो सामाजिक विभाजन तुमको समझ में आ गया। अगर किसी एक जाति, धर्म, समुदाय की समस्या, कोई एक समस्या बहुत ज्यादा उभर के आ रही है और उस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो उस समस्या को लेकर के वे जाति, धर्म, समुदाय के लोग आपस में अलग हो जाते हैं, एक अलग विचारधारा बना लेते हैं। ठीक है, और फिर वहां पर सामाजिक विभाजन उत्पन्न हो जाता है। यानी कि वे जाति और धर्म, समुदाय के लोग जो है ना, अपने आप को अलग कर लेते हैं और सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं। और सरकार के विरुद्ध मतलब सारे लोगों के विरुद्ध हो जाते हैं, फिर वो किसी को नहीं सुनेंगे। तो ये सामाजिक विभाजन। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो। प्रश्न है हमारे पास, लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है? उदाहरण के साथ बताएं। देखो बाबू, लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर
जनता के लिए काम किया जाए। शासन करने का काम भी जनता का, शासन करने का काम भी जनता का, और शासित होता भी है जनता है। तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा जनता पर शासन किया जाता है। समझ में आ गया। साथ ही साथ जनता की साझेदारी होती है शासन में। अब ये कैसे हुई बात, देखो फिर से बता दें, किसी भी समाज, किसी भी देश में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, भाषा बोलने वाले लोग होंगे। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उन सारे लोगों को समान रूप से अधिकार है कि वो सत्ता में साझेदारी बने। सत्ता में साझेदार बनने का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट की नीति बनेगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, उसमें उनकी भागीदारी। ये हमारे देश में होता कैसे? सबसे पहला काम, क्या जनता, हम बोल रहे हैं लोकतंत्र में जनता शासन करता है और जनता अपने लिए शासन करता है, तो हम तो शासन करने के लिए नहीं जाते, तो हम फिर कैसे शासन करते हैं? देखो ऐसा है ना, हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कौन सा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इस लोकतंत्र में करते क्या है कि हम अपने वोट के जरिए सांसद विधायक का चुनाव करते हैं। इसका सांसद और विधायक का चुनाव करते हैं, और उस सांसद और विधायक को बोलते हैं भाई तुम मेरे लिए शासन करो, तुम मेरे लिए फैसले लो। तो अगर कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष का लोग किसी सांसद या विधायक को वोट दिया है, अब अगर वो फैसला ले रहा है, चाहे उसके पक्ष में जाए चाहे उसके विपक्ष में जाए, उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी तो वोट दिया था। हाँ, थोड़ा देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन उसको समझना पड़ेगा भाई ये तो चलो आगे आ गया, एक आध फैसला आ जाता है, हो सकता है आगे के लिए अच्छा हो। दूसरा तरीका है, अगर कोई सांसद विधायक चुने जाने के बाद भी ऐसे ऐसे फैसले ले रहा है जो जनता को कहीं से रास नहीं आने वाला है, जनता को हजम नहीं होने वाला, इस स्थिति में उस सांसद और विधायक को हटाने के लिए, उस फैसले को बदलने के लिए दूसरा तरीका भी है। कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे हम आंदोलन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होकर के उस फैसला, उस नीति के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। और ऐसा उदाहरण हमारे लोकतांत्रिक देश में पीछे देखने के लिए मिला था। पीछे देखो, किसान बिल आया था, वो बदला। फिर एक अग्निवीर योजना करके आया था जवानों की भर्ती को लेकर के, वो बदला आंदोलन के जरिए। बदला नहीं, लेकिन थोड़ा तोलमोल तो हुआ। गवर्नमेंट और जो जिस भी लोगों को दिक्कत था, जो स्टूडेंट के बीच में, थोड़ा तो तोलमोल हुआ, कुछ तो नियम में बदलाव हुआ। तो कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता है कि अगर जनता को पसंद नहीं है लोकतंत्र के अंदर में वो नीति, वो फैसले गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा लिया जाए, ये संभव नहीं है। ये हमारा अधिकार है। हम अगर चुने हैं ना, तो हमारी भलाई के लिए काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या नहीं कुछ भी काम करके दे दे। तो ये अधिकार को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये दो तीन पॉइंट जो बताए ना, एक तो हमारे हाथ में होता है, चुन करके भेजते हैं। दूसरा, हम अपने विरोध प्रदर्शन के द्वारा सरकार की नीति को प्रभावित कर देते हैं। और तो इससे क्या लगता है ना, समाज में जितने भी धर्म, भाषा, समुदाय के लोग जो है ना, रहने वाले लोग हैं, उनको क्या लगता है भाई हाँ गवर्नमेंट मेरा भी है, मेरा बात सुना जा रहा है, उनको वोट देने का अधिकार है। उनको लगता है चलो भाई हमारी भी सरकार है। तो इस तरह से लोकतंत्र क्या करता है, सामाजिक विभाजन को कम करता है, लोगों में आपसी भाईचारा बढ़ाता है, और हर वर्ग के, हर जाति, हर समुदाय के लोगों को समानता का अधिकार देता है। ये लोकतंत्र है। चलो जी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आ जाओ। क्वेश्चन है, भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? बहुत खराब है बाबू, बहुत खराब है। ये समझ लो, बहुत खराब है। महिलाओं की प्रतिनिधि मतलब कितनी सांसद और विधायक जो है, एमपी और एमएलए है, वो महिला है। तो यहाँ पर देख सकते हो ना, ठीक है, महिलाओं के विधायक सांसद को तो छोड़ दो, जो हायर पोस्ट होता है, जितने भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती है, जितने भी डॉक्टर होते हैं, जितने भी इंजीनियर होते हैं, वहां भी तुमको महिलाओं का परसेंटेज कम ही देखने के लिए मिलेगा। रीजन क्या है? रीजन क्या है? अभी तक हमारी वो जो नेरेटिव सोच है ना, सोच कहीं ना कहीं हमारे निचले स्तर का है। हम समझ ही नहीं पाते। देखो, भारत की जनसंख्या 150 करोड़, यानी 140 टू 50 करोड़, नंबर एक जनसंख्या के अनुसार एक पे आ गए हैं। लेकिन हमारी सोच बदलने को तैयार नहीं। भारत देश को और आगे ले जाना है,
विकसित देश की श्रेणी में ले जाना है तो कहीं ना कहीं हम अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर सोच के देखो, एक किसी फैमिली में अगर सिर्फ पुरुष कमा रहा है तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कमा ले मान लो, और महिला पुरुष दोनों को यदि बराबरी का काम करने का अधिकार मिले, बराबर शिक्षा मिल जाए, तो वही 50,000 की जो सैलरी आ रही है महीना में, वो 1 लाख की हो जाएगी, 1 लाख की हो जाएगी। जो बच्चे का पालन पोषण होगा, परवरिश होगा, जो जीवन स्तर होगा, कहीं उससे ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ये कैसे सोच सकते हैं? तो इस सोच से हमको निकलना पड़ेगा। फिलहाल हम देख लेते हैं महिलाओं की जो प्रतिनिधि है संसद में वो कितना है। ठीक है? तो मनुष्य यहाँ पर देखो क्या है। अभी भारत की लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधि की संख्या 59 है, जो 11% के आसपास आता है। ठीक है, लोकसभा में। ठीक है, 11% क्या बोल सकते, 11% के आसपास, जो बहुत ही कम होता है। हम तो बोल रहे हैं 50-50 होना चाहिए। ठीक है, तो इस सब में हम काम करने की जरूरत है। हमारी जो सोच है उसको बदलने की जरूरत है। फिर महिलाओं का योगदान जो है वो संसद में भी बढ़ेगा, हमारे जीवन में भी बढ़ेगा, हमारे आसपास को जो क्षेत्र है उसमें भी बढ़ेगा, शिक्षा में भी बढ़ेगा, नौकरियों में भी बढ़ेगा, और दुगनी तेजी से हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। प्रश्न है हमारे पास कि दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। वही बात, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि धर्म के आधार पर लोगों के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो दो रूल्स है हमारे संविधान में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष बताया गया है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है, संविधान में इस बात का जिक्र है कि भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है। दो बात याद रखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही ऐसा लिखा हुआ है, भारत का कोई धर्म नहीं है अपना धर्म, मतलब भारत जो है वो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है। दूसरी बात है, देश का कोई अपना धर्म नहीं है, ना ही यह किसी धर्म की पक्षधर है, ना ही यह किसी धर्म को कमाता है, सारे धर्मों को लेकर के चलता है, सारे धर्म के लोगों को समान नजरिए से देखता है जो भारत का संविधान। तो ये हो गया भारत, दो प्रावधान हो गया जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। देखो भाषा नीति क्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस तुम देख रहे हो ना, सारे के सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के लिए तो ज्यादा जरूरी है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा बोर्ड के लिए है ही नहीं, क्योंकि देखो जो सिविक्स है हमारा, या जो हिस्ट्री है, या फिर जो जियोग्राफी है, लगभग मिलता ही है। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा का अंतर है बिहार बोर्ड और दूसरे बोर्डों में। तो सारे क्वेश्चंस तुमको काम आने वाले हैं, चाहे बिहार बोर्ड के हो, या यूपी बोर्ड के हो, या कहीं से भी कोई सा भी बोर्ड का हो। ठीक है जी। तो भाषा नीति क्या है, देखो भारत में जो है ना बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, एक भाषा नहीं है। अगर हम बोले तो तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मलयालम हो गया, उसके बाद पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, ये सारी भाषाएं बोली जाती है। अगर हम बात करें तो 114 प्लस ऐसी भाषाएं हैं, जिस ऐसे तो भाषा बहुत सारी है, लेकिन 114 प्लस ऐसी भाषाएं हैं जो ज्यादातर बोली जाती है। ठीक है, और इन 114 भाषाओं को संविधान के द्वारा दर्जा भी दिया गया है, आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है। और इन भाषाओं के आधार पर जो है ना राज्य भी बनाएंगे। अब राज्य क्यों बनाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग यदि एक साथ रहेंगे तो उसमें आपसी प्रेम, पहले बात तो आपसी प्रेम बढ़ेगा, दूसरी बात कम्युनिकेशन में भी थोड़ा सा सुविधा हो जाता है। तो अगर हम बिहार में रहने वाले हैं, सपोज हम चले जाए तमिल एरिया में, तेलुगु वाले इलाके में चले जाए, तो वहां पर हमको तो कोई भाषा समझ में ही नहीं आएगा, तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य अलग बन गया तो हम जा नहीं सकते हैं, वहां पर काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। भारत के संविधान में सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य अलग बनाए गए। राज्य अलग होने का मतलब ये नहीं है कि देश अलग हो जाए। तो ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक है, इन सारे, अच्छा, संविधान में जो 114 भाषाओं को शामिल किया गया वो भी इसलिए क्योंकि देखो भारत विविधता का देश है, अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती। अगर उसको संविधान के अंदर में, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा होगी, अगर संविधान के अंदर में उसको दर्जा ना दे, ठीक है, तो फिर क्या लगेगा? उस भाषा को बोलने वाले लोगों को मन में क्या आएगा कि भाई भारत तो हमारा देश ही नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा को तो मान्यता ही नहीं प्राप्त है, संविधान में है ही नहीं हमारी भाषा। तो इसी को सुलझाने के लिए 114 भाषा को, और दिन प्रतिदिन यह भाषा धीरे धीरे करके बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? सबसे पहले समझते हैं गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गणतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता का शासन हो और फैसले जनता की भलाई के लिए लिए जाए, ऐसे शासन तंत्र को हम गणतंत्र बोलते हैं। तो अगर भारत के शासन को देख के तुमको क्या लगता है, काम किसके लिए हो रहा है? जनता के लिए ही हो रहा है ना। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान भी बिल्कुल ऐसा बना तो आम जनता को ध्यान में रख करके बनाया गया कि सामने वाली जो जनता है, भारत की जो जनता है, उसको आने वाले भविष्य में क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्या क्या समाज में देखने को मिल सकता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वहां पर संविधान का निर्माण किया गया। तो समझ में आ गया तुमको, गणतंत्रात्मक शासन का मतलब है ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के भलाई के लिए किया जाता है, ऐसा शासन तंत्र जो जनता की भलाई के लिए काम करता है। या गणतंत्र का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता खुद शासन संबंधी निर्णय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने लिए लेती है और शासन को प्रभावित करने का अधिकार जनता के पास होता है। ठीक है। प्रश्न है हमारे पास, अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। तो संविधान का जो अनुच्छेद 19 है ना, उसमें क्या क्या बोला गया है इसके बारे में हमको बताना है। सबसे पहले भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी। ये भाषण की स्वतंत्रता का मतलब है कुछ भी एक नियम के दायरे में रह करके जो हमको लग रहा है सही है तो सही है। जैसे कोई काम हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये काम सही है या गलत है, ये हमको अधिकार मिला है। साथ ही साथ अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई, हमको आजादी मिली हुई है, हम वहां तक आजाद है जहां तक दूसरे की आजादी प्रभावित नहीं होती। तो दो बात है, एक बात तो हमको बोलने का अधिकार दिया गया है, अगर कहीं गलत हो रहा है तो गलत बोलो, सही हो रहा है तो सही बोलो। दूसरा है अभिव्यक्ति यानी पर्सनल स्वतंत्रता की आजादी मिली। शांतिपूर्वक बिना हथियार के किसी जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, यह अधिकार है। अगर मान लो सरकार की कोई ऐसी नीति आ रही है, गवर्नमेंट की कोई ऐसी नीति आ रही है जिससे कोई जनता संतुष्ट नहीं है या कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है, तो कहीं पर जाकर इकट्ठा हो सकते हैं बिना हथियार के। हिंसा नहीं होना चाहिए, बिना हिंसा का हम इकट्ठा होकर के उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। संघ या यूनियन बनाने का अधिकार होता है। संघ या यूनियन मतलब क्या है? 10 या 10, 20, 30, 50, 100 लोग मिल करके हम एक संस्था का निर्माण कर सकते हैं। वह संस्था हो सकता है कि विकास के लिए काम करे, हाँ, अच्छे लोगों के लिए काम करे। ऐसा नहीं 10, 20, 50 आदमी मिल करके एक हिंसात्मक संस्था बना ले जिसका काम है हिंसा करना, तो ये फिर तो गैर कानूनी हो जाएगा। ऐसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं जिस संस्था का जो है लक्ष्य है या तो खुद को फायदा पहुंचाना लेकिन समाज को, देश को नुकसान नहीं पहुंचाना, या फिर समाज देश को फायदा पहुंचाना। तो ऐसे संस्था या यूनियन का बना सकते हैं। कहीं भी अगला जो रूल है ना अनुच्छेद 19 में, भारत के अंदर कहीं भी जाकर के घूम सकते हैं, कहीं भी जाकर के बस सकते हैं, कहीं भी जाकर के काम कर सकते हैं। ये सब अनुच्छेद 19 में चर्चा किया हुआ है। 12वें नंबर का प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान क्यों जरूरी है? देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था होता क्या है। संघात्मक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर शासन दो स्तर पर किया जाता है। एक होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार। अब देखो शासन दो स्तर पर है, एक तो केंद्र के स्तर पर है, एक तो राज्य के स्तर पर। अब अगर लिखित संविधान नहीं होगा तो केंद्र सरकार की शक्ति क्या है, राज्य सरकार की शक्ति क्या है, केंद्र सरकार कौन कौन से फैसले ले सकती है, राज्य सरकार कौन कौन से फैसले ले सकती है, केंद्र सरकार कौन कौन से कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार कौन कौन से कानून बना सकते हैं। अगर लिखित संविधान नहीं होगा तो दोनों में बार बार बवाल होगा। तो इस बवाल को कम करने के लिए, इससे निपटने के लिए संविधान को लिखा गया है, वहां डिफाइन कर दिया गया है कि बाबू केंद्र सरकार तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, राज्य सरकार तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तुम इतने क्षेत्र तक काम कर सकते हो, तुम इतने क्षेत्र तक काम कर सकते हो। ये सारे संविधान में लिखे हुए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद नहीं होता है, झगड़ा नहीं होता है और देश हमारा आसानी से अच्छी तरह से चल पाता है। तो अगला प्रश्न हमारे पास, रंग भेद क्या है? तो अगर रंग भेद का समझना चाहेंगे, बहुत ही आसान है। जो हमारी त्वचा के रंग के आधार पर, जो हमारे त्वचा का रंग है, हमारे शरीर का जो रंग है या फेस का जो रंग है, उसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको हम लोग रंग भेदभाव कहते हैं।
अब हमारे देश में रंग भेदभाव नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर बात करें बहुत पुराने समय में जाएंगे, लगभग 100 साल अगर पहले जाएंगे तो दूसरे देशों में बात करेंगे, गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका, वहां पर उनके साथ एक बार रंग के आधार पर भेदभाव हुआ था। वहां पर गलत तरीके से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था रंग को लेकर के, ठीक है। तो ये पूरा रंग भेदभाव है, यानी कि रंग के आधार पर जो है ना दो वर्ग बन जाएंगे, जैसे कि एक गोरे वर्ग हो गया और एक काला वर्ग हो गया। जाहिर सी बात है गोरे लोगों को ज्यादा अधिकार मिलेगा और काले वर्ग के लोगों को कम अधिकार मिलेगा। तो ये बहुत अगर पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज्यादा बातें आती है निकल करके, हमारे सिविक्स की बुक में भी दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। देखो दो बातें यहाँ पर हमको समझनी है, एक तो सामाजिक विभाजन और एक है सामाजिक विभिन्नता। तो सामाजिक विभिन्नता को हम मिटा नहीं सकते हैं। सामाजिक विभिन्नता का मतलब क्या है कि किसी भी समाज के अंदर में ना अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ये सामाजिक विभिन्नता है। लेकिन इतनी सामाजिक विभिन्नताओं के बाद भी आपस में लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा दंगे नहीं होते हैं, लड़ाई नहीं होता है, आपस में प्रेम बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि हम सब क्या करते हैं, जितने भी अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, सबको एक दूसरे से जरूरत पड़ता है, तो दंगा क्यों होगा। लेकिन विभाजन का मतलब है कि सामाजिक बंटवारा हो जाना। अब ये सामाजिक बंटवारा कब होगा? जाहिर सी बात है जब किसी एक जाति, धर्म, समुदाय को ये लगने लगेगा कि ये समाज तो हमारे लिए है ही नहीं, ये समाज में तो हमारे लिए काम हो ही नहीं रहा है, इस समाज में तो हमको न्याय मिल ही नहीं रहा है, इस समाज में तो हमको अधिकार मिल ही नहीं रहा है, तो फिर उस जाति, धर्म, समुदाय के लोग क्या होगा, अलग हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण यहां पर तुमको बता दे कि यूपी और बिहार से जो है ना जो लोग मुंबई जाते थे, उनके साथ क्षेत्र के आधार पर भेदभाव किया जाता था। भाई ये बिहार का आदमी है, ये अच्छा बंदा नहीं है, ये यूपी का आदमी है, ये अच्छा नहीं होगा, तो एक अलग तरह का व्यवहार किया जाता था उनको। अब वहां पर जो बंटवारा था वो किसके आधार पर था? क्षेत्र के आधार पर था, ठीक है। तो ये एक सामाजिक विभाजन हो जाएगा, मतलब अपने ही समाज के लोगों को हम एक गलत व्यवहार कर रहे हैं उसके साथ, उनको हम अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण अच्छा ये सामाजिक विभाजन जो है ना किसी भी लिहाज से ना ही हमारे समाज के लिए ना ही हमारे देश के लिए सही है। देश को तोड़ने का काम कर सकता है सामाजिक विभाजन। इसलिए यह कोई भी गवर्नमेंट हो इस बात को एश्योर करती है कि उनके देश में सामाजिक विभाजन ना हो। तो समझ में आया सामाजिक विभाजन? आगे चलो प्रश्न है हमारे पास, देखो यहाँ से सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। देखो दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है ना, पहला सामाजिक विभाजन क्या है और दूसरा सामाजिक विभाजन कब और कैसे, सामाजिक विभिन्नता कब और कैसे सामाजिक विभाजन बन जाता है, तो बता दिए। सेम आंसर हम लिख सकते हैं, कब बन जाता है सामाजिक विभिन्नता, यानी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं समाज में, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सारे लोग हैं। लेकिन ये इनके बीच में बंटवारा कब हो जाता है, क्या बोले, सिंपल सी बात, दंगा कब हो जाता है? जब क्या होता है, कोई किसी एक बात को, कोई एक बात या एक नीति किसी एक धर्म, जाति, समुदाय के लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लगने लगती है, तो फिर वहां से सामाजिक विभाजन, सामाजिक बंटवारा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें, जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं वो आमतौर पर गरीब हैं, और एक दूसरा वर्ग है हमारे समाज में जो आमतौर पर अमीर है। अब जो दलितों के बच्चे हैं वो गरीब होंगे और उनके एजुकेशन प्राप्त करने की संभावनाएं भी कम होंगी। अगर वो एजुकेशन प्राप्त भी करते तो उनको वो गांव में प्राप्त करेंगे, जो बहुत ज्यादा उपयुक्त, कंपटीशन में आने के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर खास व्यवस्था ना किया जाए कि दलितों का बच्चा भी पढ़ सके, दलितों के बच्चे के लिए आरक्षण की व्यवस्था ना की जाए, तो फिर यहाँ से सामाजिक विभाजन होना शुरू हो जाएगा। बातें समझ। हमारे पास प्रश्न है, सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते हैं, क्यों? देखो किसी भी क्षेत्र की बात करेंगे, या तो विधायक का चुनाव ले लो या सांसद का चुनाव ले लो, इसी क्षेत्र की बात करेंगे, या फिर छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत के स्तर पर जो मुखिया का जो इलेक्शन होता है, नगर परिषद, नगर निगम का जो चुनाव होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि देखो हो सकता है अगर जाति के आधार पर हम वोट लड़ने जाएंगे या चुनाव लड़ने जाएंगे, वोट प्राप्त करने के लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि लगभग वोट मिल जाए, लेकिन सारा वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि किसी एक चुनावी क्षेत्र में सभी एक ही जाति के तो लोग नहीं रहते हैं। प्लस में
अगर जो व्यक्ति शिक्षित है, समझदार है, वो मुद्दा को देखेगा, जाति को नहीं देखेगा। जाति को ध्यान में रहेगा लेकिन जाति बाद में आएगा, ठीक है। एक दिमाग में रहेगा जाति का बात, लेकिन वो मुद्दा देखेगा। अगर मालूम हम अपनी जाति के उम्मीदवार को जितवा देते हैं और जाति का उम्मीदवार जो जीता वो काम ही नहीं करने वाला है, तो फिर क्या मतलब है, फिर तो वोटिंग बेकार चला गया। अब मान लो चुनाव में एक दो बार ऐसा हो सकता है, जाति के आधार पर वोट दिए, भाई ये हमारी जाति का है, वोट दे दिए और चलो जीत गया, अब काम नहीं कर रहा है। तो आदमी को समझ में तो आता है ना। देखो लोकतंत्र क्या है, किसी देश में लोकतंत्र को विकसित होने में एक लंबा समय लगता है। हमारे देश भारत की बात करें तो धीरे धीरे अब लोगों की, अब थोड़ा सा अगर कम भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी समझ में आता है कि क्या करना है। हालांकि समस्या अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश की जो जनता है वो समझ रही है कि सामने वाला जो लीडर जो है ना, सामने वाला जो उम्मीदवार है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कौन उम्मीदवार सही है कौन गलत है, ये धीरे धीरे समझ विकसित हो रहा है। सिर्फ जाति के आधार पर वोट मांगने जाएंगे तो जाति का वोट मिलेगा, दूसरी जाति का वोट नहीं मिलेगा, नंबर एक। और दूसरी बात जो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि सिर्फ जाति के आधार पर वोट मांगने के लिए जाएंगे तो जो पढ़े लिखे व्यक्ति है, जो मुद्दों को देखता है, वो वोट नहीं देने वाला है। तो ये दो बातें हैं जो जाति की राजनीति को प्रभावित कर देती है। प्रश्न है हमारे पास, 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो 70 के दशक के पहले भारत की राजनीति सुवर्ण सुविधा परिस्थिति हितों के समूह का हाथ में, तो मतलब जो उच्च वर्ग था ना, 70 से लेकर के यहाँ पर बात करेंगे 70 के दशक से पहले यानी 1970 से पहले जो है ना, भारतीय राजनीति जो थी वो उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में थी, यानी कि बड़े बड़े वर्ग लोग, अमीर लोगों के वर्ग में या बड़ी जाति के वर्ग के लोगों के हाथ में भारत की राजनीति थी। 1967 तक भारतीय राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। 70 से 90 तक के दशक के बीच सवर्ण और मध्यम पिछड़े, अब देखो पहले तो ऊंची जाति के लोग थे, अब धीरे धीरे जो है ना पिछड़ा, जो निचले जाति के लोग हैं वो भी धीरे धीरे आकर के राजनीतिक में आकर के अपना उपस्थिति दर्ज कराने लगा। अब राजनीतिक में आने का क्या मतलब, जो विधायक है, जो सांसद है, इनकी संख्या, उस जाति विशेष के विधायक और सांसद की संख्या राजनीति में है, जो संसद में है या विधानसभा में है। इसका मतलब ये है, हमारी भागीदारी कैसे होगी, हमारी भागीदारी तभी होगी ना जब हमारी जाति के उम्मीदवार विधानसभा में जाए या लोकसभा में जाए, तभी तो हमारी भागीदारी होगी ना। तो यहाँ पर मेनली यही बात किया जा रहा है। तो 1967 के बाद जो है ऊंचे वर्ग के लोग यानी स्वर्ण लोग और जो है नीचे जाति के जो लोग है, पिछड़ी जाति के लोग जो है, उनकी राजनीति में भागीदारी आना शुरू हो गया, ठीक है जी। और 90 के बाद आएंगे ना, 1990 के बाद आएंगे तो दलित और महादलित ये भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। और अभी की जो राजनीति चल रही है ना, ये मिला जुला रूप चला जा रहा है, ठीक है। मिला जुला यानी कि बड़ी जाति के लोग भी है, दलित भी है, महादलित भी है और पिछड़ा, सभी मिलकर के राजनीति में पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 1 सिविक्स का। मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर के साथ। हमारे पास है मानव एक स्वयं संसाधन है, इसको हम कैसे बता सकते हैं। देखो संसाधन किसको कहते हैं, संसाधन ऐसी कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर हो सकता है जो हमारे जीवन में उपयोगी साबित होता है या हमारे जीवन में जिसकी उपयोगिता है, या अपने बुद्धि के बदौलत, अपनी बुद्धि और तकनीक के सहारे उस वस्तु को हम संसाधन बना सकते हैं। अब अगर बात करें मानव के बारे में, तो मानव ही वो स्रोत है, मानव ही वो सोर्स है जिसकी सहायता से हम ऐसी भी वस्तुओं को संसाधन बना सकते हैं जो संसाधन नहीं। अगर हम मानव की बुद्धि को हटा दे तो लोहा, जो हमारे लिए अभी समय में बहुत ज्यादा उपयोगी है, उसका हमने आकार बदल बदल के अपनी उपयोगिता के अनुसार अलग अलग प्रकार के संसाधनों का निर्माण उससे हमने किया है। अगर मानव की बुद्धि हटा देना तो जो प्लास्टिक से, जो सैंड से, ये तुम्हारा मोबाइल जो बनता है, मोबाइल का प्रोसेसर सैंड से बनता है, बालू से बनता है, तो वो कहां से, मानव की बुद्धि के बिना तो संभव ही नहीं है। मानव की बुद्धि जितना ज्यादा प्रखर होगा, जितना ज्यादा बेहतर होगा, मानव उतना ही संसाधन कहलाता है, उतना ही ज्यादा बेहतर संसाधन होगा।